मुनाफे की मंडी में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिल रहा है, कहां पर एक्शन है, कहां पर मंदी है, और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वहां पर आपको ट्रेड किस तरीके से लेना चाहिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी वो हम आपके सामने रख देते हैं। कुछ बड़े एक्शन जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं बाकी सभी कमोडिटीज़ में। अगर सोने की बात करेंगे तो कुछ दिनों से यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हल्की तेज़ी है, हल्की मजबूती के साथ MCX सोना 50,300 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर कमज़ोर डॉलर और बॉन्ड यील्ड का फ़ायदा हल्का यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी, डॉलर में अच्छी मजबूती आई थी, उसकी वजह से नरमी आई थी, लेकिन अब वहाँ पर हल्की नरमी आने से सोना थोड़ा ऊपर आ चुका है। ऐसा ही कुछ चांदी में भी देखने को मिल रहा है। चांदी में भी हल्की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है और करीब 400 रुपये की तेजी के साथ MCX प्रभाव 60,000 के करीब इस वक्त दिख रहा है। क्रूड भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है। US में सरचार्ज लगाने की योजना है और इसके चलते ब्रेंट क्रूड इस वक्त $121 के ऊपर है, लेकिन एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में भी इस वक्त दायरे में ही कारोबार है। हमने देखा था यहाँ पर काफ़ी गिरावट आई थी, US नेचुरल गैस में जो गिरावट आई थी, लेकिन अब दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और MCX पर भाव करीब 570 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। बेस मेटल्स पर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल्स में हल्की मजबूती है। कल हमने कमज़ोरी देखी थी, लेकिन आज देखिए MCX जिंक पर अगर नज़र डालेंगे हम तो इस बार 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर है, 315 के ऊपर। और कॉपर में भी शुरुआती तेज़ी अब 1% से ज़्यादा है और भाव 160 के करीब इस वक्त कॉपर भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात। एग्री कमोडिटी पर आए, अगर एग्री मार्केट की खबरों पर नजर डालें तो मेंथा ऑयल पर अगर देखें तो कम उत्पादन, मांग ज्यादा है, भाव 1050 के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कॉटन पंजाब में 18% बुआई कम है और यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो 47,000 के करीब इस वक्त कॉटन कारोबार कर रहा है। हल्दी में देखेंगे तो घरेलू मांग ज्यादा होने के कारण इस वक्त 8,000 के ऊपर हल्दी के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। जीरा एक्सपोर्ट कम होने की खबरें आ रही है और NCDX भाव 21,300 के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है जीरा में। धनिया पर अगर देखेंगे तो NCDX पर भाव 11,400 के करीब इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कैस्टर पर नजर डालेंगे तो अनुमान से कम उत्पादन, भाव 7,500 के करीब इस वक्त दिखाई दे रहा है कैस्टर का भाव। तो एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री में क्या करना चाहिए इस वक्त के लेवल्स को देखते हुए, किस तरह से ट्रेड ले, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से देव्य गगलानी जी और इसके अलावा MCMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। देव्य, पहले आपसे शुरुआत करेंगे और बुलियन मार्केट पर आपका व्यू सबसे पहले जानना चाहेंगे। सोने चांदी में इस वक्त जो हल्की तेजी दिखाई दे रही है, डॉलर में हल्की कमजोरी है, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े नीचे आए हैं जिस वजह से सोने में तेजी देखने को मिल रही है। बट आज एक बड़ा अहम इवेंट है जिस पर हमारी नजर रहेगी, फेड के आउटकम भी आने वाले हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं और किस तरह से रीड कर रहे हैं और आउटकम आने के बाद फिर क्या असर पड़ सकता है सोने चांदी की चाल पर? गुड मॉर्निंग। अगर मैं बुलियंस की बात करूं तो उसमें हमें एक मिक्स सेंटिमेंट्स मिल रहा है प्रेशियस मेटल के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट वीक 40 ईयर्स हाई पे है और उसके वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइटन करेगा। एक्सपेक्टेशन पहले 50 बेसिस पॉइंट का था, पर अभी वो बढ़ के 75 बेसिस पॉइंट का हो चुका है। तो उसके वजह से हमें देखा कि हमें एक अच्छी खासी बिकवाली देखने मिली गोल्ड और सिल्वर के अंदर, और साथ ही साथ स्टैगफ्लेशन का भी इशू है मार्केट में। तो हाँ, हमारे के हिसाब से अभी गोल्ड और सिल्वर में सेल ऑन राइज का जो रणनीति अपनानी चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ टेक्निकल में तो गोल्ड में 50,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 50,700 का रखें और नीचे में हम 50,200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं अगर सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में भी हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली है। पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 10% करेक्शन देखने मिला है सिल्वर के अंदर। और अभी इंट्राडे लेवल्स की मैं बात करूँ तो 59,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। अगर प्राइसेस उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो हमें वहाँ पे सेलिंग करना चाहिए और टारगेट हम 59,200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ऑल राइट, तो ये राय यहाँ पर सोने चांदी में आपको टेक्निकल लिहाज से दे दी गई है। फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है 50,000 का, रेजिस्टेंस जो है वो 51,000 का नज़र आ रहा है, तो इस दायरे के बीच आप ट्रेड कर सकते हैं। और फिलहाल सेल एंड राइज की रणनीति यहाँ पर अपना के चले, और सिल्वर में भी बिकवाली करने की ही राय आपको दी जा रही है। वंदना, आपसे भी सोने चांदी पर राय लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ग्लोबली अगर बात करें तो महंगाई की चिंता भी बनी हुई है, मंदी की बात की जा रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सोने चांदी में आउटलुक क्या बन रहा है आपका? क्योंकि काफ़ी सारे हमें सवाल इसी से जुड़े मिलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोने चांदी में खरीदारी करनी हो तो क्या करें। तो ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और प्रेफर्ड बेट आपके कौन से होंगे? सोने चांदी दोनों में ही लेवल्स सुझाइए। जी पूजा, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 41 ईयर्स हाई पे यहाँ पे इन्फ्लेशन आया हो, उसके बाद एक जो फेड की जो हाइक स्टोरी है ये थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले 50-50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था जून और जुलाई दोनों में। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो 90% यहाँ पे हो गया कि 75 बेसिस पॉइंट जून में भी होगा और इतना ही जुलाई में भी होगा। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का जो इम्पैक्ट है ये गोल्ड और सिल्वर पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 दिनों से प्राइसेस जो है वो शार्प फॉल देखा है, और अभी जो एक मूव आई है ये कह सकते हैं कि एक बाउंस है। और मैं दिव्या से यहाँ पे अग्री करती हूँ, जो भी यहाँ पे राइज है वहां पे सेल करना चाहिए, सेलर इसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में यहाँ पे पूजा क्लैरिटी है, और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि 59,800 एक अभी पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दोबारा 59,800 तक प्राइसेस आते हैं, यहाँ सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट 59,350 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 60,000 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मुझे लग रहा है पूजा की बहुत अच्छा एक मौका आ रहा है जहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है कि 48,500 49,000 ये एक बिल्कुल नीचे का लेवल रहेगा, जहाँ पे कि गोल्ड जो है वर्स्ट सिनेरियो में भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। और अगर चांदी की बात करूं, मुझे लग रहा है कि 58,000 वो एक लेवल रहेगा जहाँ पे चांदी भी सपोर्ट ले सकती है। रही बात सीजनैलिटी की, तो मुझे लग रहा है कि जून और जुलाई में जो भी यहाँ पे लोज बनते हैं वहां पे एक जो बाइंग है, फिजिकल बाइंग एज वेल एज हम कहते हैं जो फ्यूचर्स मार्केट में भी जो बाइंग है, लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप होते हैं। अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पे जब शुरुआत होती है फेस्टिवल सीजन, तो यहाँ पे हम फिजिकल बाइंग भी बढ़ता हुआ देखते हैं। और साथ में अगर सीजनैलिटी में देखें चार्ट पे, तो अगस्त के लो से जो यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, तो जो 4th क्वार्टर होता है वो काफी बढ़िया होता है यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए। तो मेरे ख्याल से जून जुलाई का जो लो है उसे यूज किया जाना चाहिए बाइंग के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे पूजा ये है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2022 है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी में एक नेगेटिव डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो हो रहा है। ये रेयर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वॉर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोलॉन्ग और होता है तो एक और यहाँ पे डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है सेकेंड हाफ में। अगर वो होता है और डेटा नेगेटिव आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इक्विटी में भी फॉल है, यहाँ पे जो मनी है वो पार्क होगा यहाँ पे बुलियन काउंटर में। और अभी जो हम एक स्लगिश मूवमेंट देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत शार्प रैली आता हुआ हम यहाँ पे 4th क्वार्टर में स्पेशली देखें। तो मेरे ख्याल से ये जो डाउन साइड है इस्तेमाल करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह। लेकिन अगर इंट्राडे की बात है तो सिल्वर में सेल करके चल सकते हैं। ऑलराइट है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े करेक्शन दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं आपको यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से। क्योंकि जैसा वंदना भी अभी राइटली पॉइंट कर रही थी कि अभी फिलहाल जून जुलाई में इतने बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, लेकिन अगस्त से जब फेस्टिव सीजन चालू होंगे तो फिर एक अच्छी रैली यहाँ पर सोने चांदी दोनों में ही बनते हुए दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका कि फ़ायदा लॉन्ग टर्म निवेशक उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बार कच्चे तेल पर भी नजर डालते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दायरे में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। देव, आपके पास आना चाहेंगे और कच्चे तेल पर आप क्या रणनीति सुझाएंगे? ब्रेंट इस वक्त $121 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन हल्की तेजी है, बट उतार चढ़ाव बना हुआ है लगातार क्रूड की चाल में। आपका क्या आउटलुक बन रहा है क्रूड पर? हाँ, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो एक काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है। अगर हम देखते हैं तो डेली बेसिस पे हमें 3 से 4% का इंट्राडे मूव देखने मिलता है। और ये वीक भी हमें देखा कि प्राइसेस जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहे और एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं 9,200 से लेकर 9,600 के बीच में। और मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड जो है वो स्लाइटली बेरिश है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न जो थे क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है।
पर अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो प्राइसेस जो है 9,550 और 9,600 के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि वो एक सप्लाई जोन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी, तो साथ में महंगाई बढ़ने से इकोनॉमिक स्लो डाउन का भी खतरा रहेगा, तो उससे डिमांड भी हैम्पर होगा। और साथ ही साथ चाइना में भी जो हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक जो लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो डिमांड है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी ये वीक के लिए हम सेल ऑन राइस की रणनीति अपना सकते हैं। और अगर क्रूड ऑयल 9,400 के आसपास आता है तो वहाँ पे हम सेल करके चले, और टारगेट हम नीचे में 9,330 का रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की राय कच्चे तेल में दी जा रही है और लेवल्स भी आपको सुझाव दिए गए हैं। लेकिन वंदना, अगेन कच्चे तेल में फिलहाल तो थोड़ा दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्का करेक्शन भी यहाँ पर देखा गया है, बट आगे के लिए ट्रिगर्स जो इशारा कर रहे हैं मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चीन में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। ओपेक और उसके सहयोगी उत्पादन जो उत्पादन करना चाह रहे थे वो भी कहीं ना कहीं करने में विफल है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है कच्चे तेल में जो तेजी के लिए भी काम कर रहे हैं। बट आप किस तरफ का ट्रेड देख रही हैं सोने कच्चे तेल में? यहाँ पर तेजी करके चलनी चाहिए या फिर मंदी करें? जी पूजा, काफी ट्रिगर्स हैं इसमें, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, रिसेशन है यहाँ पे, और जो डेटा है वो नेगेटिव आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। लेकिन जो ओपेक का अभी डेटा आया है जिसमें उन्होंने बोला कि लगभग 4 मिलियन बैरल पर डे का उन्होंने इंक्रीज दिखाया है 2022 में। तो जो ये हायर साइड है 3 डिजिट फिगर में ये ट्रेड हो रही है कमोडिटी, इसके बावजूद हम लोगों ने अभी तक डिमांड रिस्ट्रिक्शंस आता हुआ नहीं देखा है यहाँ पे अपर साइड से। और सप्लाई साइड जो है यहाँ पे लीबिया के साइड से भी जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे कम हुए हैं। वेनेजुएला का क्रूड अभी नहीं आया है, ईरान का क्रूड नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउन साइड तो आना चाहिए, मैं यहाँ पे अग्री करती हूँ कि डाउन साइड आना चाहिए। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो और डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो से मुझे नहीं लग रहा है कि 8600 से 8500 से ज्यादा नीचे ये कमोडिटी फिलहाल के समय में स्टे करेगी। और रिसेशन की बात हो रही है तो जब तक 2 क्वार्टर का यहाँ पे निगेटिव डेटा नहीं आता है तब तक बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांड में हम इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखेंगे क्रूड का। तो मेरे ख्याल से हमें उसका भी वेट करना चाहिए। अगर आज की बात है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग जो है वो दिख सकती है। 9300 पे बाय करना चाहिए, 9425 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 9250 का लगा के चलना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन का अगर हम ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है एक बार 8900 के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो इंट्राडे में वो यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी का मौका भी आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बिकवाली आनी चाहिए क्रूड ऑयल में, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव साइड है। और अगर फेड 75 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ाता है तो मेरे ख्याल से एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो फेड अगर यहाँ हाइक लेता है तो कच्चे तेल में और भी कमजोरी वीकनेस आ सकती है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव दिख सकता है। सेल ऑन राइस की रणनीति दोनों ही एक्सपर्ट हमें सुझा रहे हैं। 942 माफ कीजिएगा, यहाँ वंदना यहाँ पर खरीदारी की राय दे रही है। 9425 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं देव यहाँ पर कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं और इनका मानना है कि 9350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के ट्रेड आपको बता दिए, क्योंकि ट्रिगर्स भी दोनों साइड के, लेकिन फेड का आउटकम यहाँ पर जब आएगा तो फिर उसका असर इम्पैक्ट कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की, और आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी चल रही थी पिछले कुछ समय से, लेकिन आज अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है मेटल स्पेस में। जिंक में भी मजबूती है, करीब 0.25% की तेजी के साथ। कॉपर में भी अच्छी बाइंग आज नजर आ रही है। एल्यूमिनियम भी तेज है और लेड भी 180 रुपए के ऊपर आज कारोबार कर रहा है। देवी, ये मेटल स्पेस पर आपकी क्या राय बन रही है? ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? देवी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अगर मैं बेस मेटल की बात करूँ तो बेस मेटल में हमें एक अच्छी खासी बिकवाली देखने मिली है सारे के सारे बेस मेटल में। और आज हमें एक गैप अप देखने मिला सारे के सारे बेस मेटल में। चाइना का आज एक डेटा था, इंडस्ट्रियल डेटा, जो कि बढ़ के आया था। एक्सपेक्टेशन नेगेटिव था -1% का, वो पॉजिटिव आया 0.7%। तो उसके वजह से हमें एक सरप्राइज गैप अप देखने मिला सारे के बेस मेटल में। पर अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव ही है।
लास्ट वीक जो चाइना में जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो उससे डिमांड जो है हैम्पर हुआ है। और जैसे हमें पता है कि चाइना जो है बिगेस्ट कंज्यूमर है सारे बेस मेटल का, तो एक स्लो डाउन तो हमें देखने मिल रहा है। और साथ में इकोनॉमिक में भी अभी एक स्लो डाउन होगा क्योंकि रेट हाइक जो होने वाला है, और साथ ही साथ स्टैग्फ्लेशन का भी जो कंसर्न्स है। तो बेस मेटल में हमें सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए ये वीक में। अगर इंट्राडे लेवल्स की बात करूँ तो कॉपर में 760 का जो रेट आता है तो वहाँ पे हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 764 का रखें और नीचे में हम 755 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिंक की बात करूँ तो जिंक में भी 318 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 320 का रखें और टारगेट हम नीचे में 314 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपको मेटल में दे दी गई है। अब वंदना आपसे भी सेम सवाल होगा, मेटल पर आपके प्रिफर्ड कौन सी होंगी? जी पूजा, अभी देखा जाए तो काफी बढ़िया बाउंस यहाँ पे आया है, काफी शार्प फॉल आया था यहाँ पे और चाइना से एक पॉजिटिव ट्रिगर आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है जब फेड की बैठक हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगा वो वाला सेंटिमेंट्स, और मुझे लग रहा है कि कल के दिन में भी हो सकता है कैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले यहाँ पे बेस मेटल में। तो मैं मेन ट्रेंड के साथ रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि जिंक में 313 के स्तर पे एक बार बिकवाली करनी चाहिए, 310 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 314 रुपए 50 पैसे का लेके चलना होगा। साथ में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में भी फिर से इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि 2 रुपए तक का जो फॉल है वो यहाँ पे फिर से देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में रहना प्रेफर करूंगी। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड में ही रहना प्रेफर करेंगे वरना। और देविक की भी यहाँ पर रणनीति आपको सुझा दी गई है। उनकी जो प्रेफर्ड पिक है वो एल्युमिनियम पर है, वहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। और इसके अलावा कॉपर में बिकवाली करने की राय यहाँ पर देवी सुझा रहे हैं। वहीं वंदना की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर जिंक में बिकवाली करने की राय और ओवरऑल नेगेटिव व्यू बन रहा है। यहाँ पर मेटल्स में अगर बात करें तो थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और एक व्यू ले लेते हैं नेचुरल गैस पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा अभी फिलहाल दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। नाइमिक्स नेचुरल गैस $60 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली थी। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी प्ले आउट कर रहे हैं। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि यूएस की तरफ से जो यूरोप को सप्लाई होती है नेचुरल गैस की, वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो रही हैं। फ्रीपोर्ट एलएनजी टर्मिनल पर काम देरी से शुरू होगा। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि देरी से काम शुरू होने की बात की जा रही है, और उसी के चलते हमने देखा कि सप्लाई को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं यूएस से यूरोप के बीच, और नेचुरल गैस में उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा। देवी, आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस, क्या करना चाहिए? चलिए इसकी बात करूँ तो काफ़ी एक वोलेटाइल कमोडिटी है। हमने ये भी काफ़ी उथल पुथल देखने मिला हुआ है। अभी जो न्यूज़ आया था टेक्सास एक्सपोर्ट टर्मिनल से कि जो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था तो उसको रीस्टार्ट करने में ऑलमोस्ट 90 डेज लग जाएंगे। तो उसके वजह से हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट लोग कर नहीं पाएंगे। तो वो एक मेन रीज़न था सेल ऑफ का। और अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो जो उसमें जो है हमें लेवल्स को देख के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मूव्स हमें दिखते हैं। तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। और इंट्राडे के हिसाब से मैं बात करूँ तो 560 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइजेस उसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें 550 दिखा सकता है। और कोई किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करना है तो 500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, तो वहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं। इंट्राडे में हम सेल करके चलें। ओके, तो सेल करने की राय होगी। इस वक्त भी देखिए नेशनल MCX पर करीब ½ % नीचे कारोबार कर रहा है। वंदना, आपकी क्या राय बन रही है नेचुरल गैस की चाल पर? जी पूजा, मैं एग्री करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूएस का सप्लाई साइड यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो विंटर डिमांड आता है नेचुरल गैस का, जो हीटिंग डिमांड होता है, उसको भी फुलफिल करने में ये यहाँ पे सक्षम रहेगा यूएस, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ईयर एंड तक ये सप्लाई जो है स्मूथली शुरू हो सकता है। तो देरी की वजह से यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिला, और हमारी मार्केट जो है वो यूएस नेचुरल गैस को फॉलो करती है, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन यहाँ पे आया है। मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके चलना चाहिए। 568 पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 555 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 573 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन इसमें पूजा एक चीज और है, जो प्रीमियम है, जो यूएस नेचुरल गैस और यूरोप का जो बीच में जो प्रीमियम है, ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरोप में जो सप्लाई साइड है और भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, दिक्कत आएगी वहां पे। तो जो प्रीमियम
प्रीमियम है वो और भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में भी एक जो प्रीमियम है ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा नेचुरल गैस में आपको दे दी गई है। अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। वंदना, क्विकली राय दीजिए मेंथा ऑयल पर यहाँ पर क्या करें? भाव इस वक्त 1050 के ऊपर के आसपास कारोबार कर रहे हैं, क्या रणनीति सुझाएंगी आप यहाँ पर? जी पूजा, मेंथा मुझे लग रहा है कि मॉनसून में इसकी डिमांड जो है वो काफी सीजनल डिमांड बढ़ती है, लोअर साइड में है, प्रोडक्शन भी लोअर साइड में है यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो एक्सपोर्ट डिमांड की कमी है, तो जो भी अपसाइड मूव आएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड होगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन मोड में है कमोडिटी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लेगी ये कमोडिटी। 1050 के स्तर पे बाय करना चाहिए, 1080 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 1035 रुपए का लगा के चल सकते हैं। जो यहाँ पे मिड टर्म के बायर्स हैं वो उन्हें मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप बाइंग करिए। आने वाले समय में आपको 1120 से लेके 1140 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे मॉनसून सीजन अप्रोच करेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे मेंथा में जो है वो बनी रहेगी, आएगी। ओके, ठीक है, तो मॉनसून सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा यहाँ पर मेंथा में तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम ले पाएंगे। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिव्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल मुनाफे की मंडी में मेरे साथ इतना ही, लेकिन